Welcome to Self-Reliant India or Atmanirbhar Bharat. This is your daily show for 1 hour where we bring you ways and means in which India can become self-reliant. Well, today's topic that we're talking about is Mission COVID Suraksha. Well, it's been created to help accelerate vaccine candidates. The mission has a vision where COVID-19 vaccine development with end-to-end focus on preclinical through clinical development and manufacturing and regulatory facilitation too. They help right from manufacturing, licensing to launching the product. That's the final product in the market. This mission would help accelerate the development, as I said, of approximately 5 to 6 vaccine candidates and ensure that they are brought closer to licensing and introduction in the market. Well, that's going to be the focus over the next 60 minutes. I am Anil Thomas. With me to take you through over the next 1 hour is my co-anchor Aseem Mishra. शुक्रिया अनिल, बहुत आपने अच्छी शुरुआत की है और मैं इस बात अनिल की बातों को और आगे बढ़ाते हुए देखिए, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत मिशन 3.0 कोविड सुरक्षा के तहत स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने की घोषणा की थी। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन के तहत भारत सरकार का ये जो डिपार्टमेंट है वो उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, वैक्सीन बनाने की सुविधाओं के लिए ग्रांट के तौर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन की वर्तमान में जो उत्पादन क्षमता है वो मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी और फिर जुलाई-अगस्त तक लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि अप्रैल 2021 की 1 करोड़ वैक्सीन खुराक को बढ़ाकर जुलाई-अगस्त में 6 से 7 करोड़ वैक्सीन खुराक हर महीने पर मंथ तक ले जाया जाएगा। सितंबर 2021 तक इसके प्रति महीने बढ़कर लगभग 10 करोड़ खुराक डोजेस तक पहुंचने की उम्मीद है। तो वैक्सीन निर्माण में भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, आगे की राह भारत के लिए क्या कुछ है, चुनौतियां भी क्या कुछ है हमारे सामने, इन तमाम विषयों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। अनिल? Well, exactly. We've got a panel of guests that are waiting, standing by to give us an insight into this particular issue that we are tackling over the next 1 hour. We've got 3 guests who are going to join us shortly. We've got Professor Y.K. Gupta, who's the chairman of BIBCOL and president of Bhopal and Jammu AIIMS. We've got Madan Mohan Jairi, who's the bureau chief of Hindustan, and we've got Dr. R. Ganga Khedkar, who's the chairman, the national chair of ICMR. So 3 distinguished guests to take us through to the next 1 hour. Let's begin by asking the first question. बिल्कुल। प्रोफेसर गुप्ता, मेरा सवाल सबसे पहले आप ही से होगा कि जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन निर्माण में भारत किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट है वो ये उम्मीद कर रहा है कि जुलाई-अगस्त तक जो है उसमें 6 से 7 गुना की वृद्धि हो जाएगी। इस वक्त भारत में जो डिमांड है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो कैपेसिटी है, जहां जो यूनिट्स हैं जो इसका प्रोडक्शन कर रही हैं, कैसे देखते हैं इसको, वर्तमान स्थिति को एनालिसिस कैसे करते हैं और फ्यूचर में जब ये कहा जा रहा है कि हम 6 से 7 गुना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारी कैपेसिटी कितने की है? देखिए, वैक्सीन प्रोडक्शन एक बहुत ही टेक्नो इंटेंसिव चीज है, मतलब बहुत ही टेक्निकल और सावधानी बरतने वाला है। इसके लिए हमारे पास अभी जो 2 वैक्सीन भारत सरकार ने लाइसेंस करी हैं वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है और तीसरी हमारी स्पुतनिक जो अभी हमको लाइसेंस मिला है, जिसका कि अभी सप्लाई शुरू हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी हमारे देश की डिमांड बहुत ज्यादा है और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज वर्किंग वेरी हार्ड so that we can get the technology from these well established facility transferred to those places which are easily convertible into a platform. ये हैं 4-5, जैसे एक हमारी संस्थान है बिबकॉल, इसको हम अभी पोलियो वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें पूरी क्षमता से अगर हम भारत बायोटेक से टेक्नोलॉजी यहाँ पे ले लेते हैं कि एटेन्यूएटेड वायरस से वैक्सीन बनाने के लिए
तो हमको उम्मीद है कि 6 से 8 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 साल के अंदर, हम यहाँ पे इसका 20 मिलियन, मतलब कि 2 करोड़ डोज पर महीना हम शायद बना सकते हैं। ये भारत की रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से 4-5 और जो शॉर्टलिस्ट करी गई हैं कंपनियां, जैसे हाफकिन इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल्स, ये संस्थान, इनमें टीम गई और उन्होंने देखा कि ये कंपनीज एक अच्छी तरीके से अगर हैंड होल्डिंग करें तो बहुत ही जल्दी, कम समय पे क्वालिटी वैक्सीन बना सकती हैं। और हमारा इस समय पूरा जोर ये है कि हम वैक्सीन पर पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर हो जाएं, जो कि हम इस साल के अंत तक कोशिश कर रहे हैं। Dr. Ganga Khedkar, when you look at this particular issue, how does one look at it? You know, we've been hearing about 4 or 5 vaccines there in the fray. Is there a time frame that is needed, you know, for this to roll out? And how quickly or how early do you see the possibility of at least one of them, you know, coming out in the market or getting the approval? One thing which I must say, this is a very laudable step. What currently India needs, we were a manufacturing powerhouse, but that entire technology used to come from outside. Now we have developed our own indigenous capacity. You look at the vaccines that we are producing as of now, whether it is of Bharat Biotech, where you have whole inactivated virus, which is an old technology, but you have other players which are also getting supported by the government. Somebody who can manufacture mRNA-based vaccine. Basically they are trying to develop their own. One of the names that at least I am aware of is Emcure. Emcure Pharma has a collaboration with Genova Pharmaceutical, which is actually producing an mRNA vaccine. You look at another one which is developing oral vaccine, where that particular indigenous firm that we have, if I recall correctly, its name is Prema Biotech or some such. Maybe I may be committing some error there, but what we need to do as of now is not only invest only for COVID-19, but also think in terms of largely developing a base to develop newer technologies, so that our future, if we sustain these vaccine platforms in different companies or manufacturers, where R&D can be put to use against any other disease that may come up in future or whatever. Now we come to your question straight. If you actually look at one of the issues that is coming up, we have 2 vaccines belonging to 2 different platforms. One is this whole inactivated of Bharat Biotech, and the other one is vector based, that is adeno vector, and the third is getting introduced through Sputnik, which will be largely manufactured in different areas. So one of the things that may happen is I would not worry more about whether we would have supplies which are adequate. I think supplies will come. But what is most important is, would we have a choice to select a vaccine based on its attributes? And I see that possibility coming up maybe by the end of June or July, when even Bharat Biotech may complete its own nasal vaccines trial. You might find that Emcure's mRNA vaccine would have had completed some of the trials part. The second issue is you have Cadillas vaccine, which is a DNA vaccine based one, which should also be coming up for approvals. So it will boost up our capacity to select probably some of the best vaccines and then try to provide it to others. And each vaccine platform tends to have certain either limitation or an ability to scale up quickly. Among them, if you look at mRNA vaccines can be scaled up very rapidly. There is no limitation, as you might find with whole inactivated virus.
because whole inactivated virus tends to require large BSL-3 facility to culture the virus and then inactivate that virus. Okay. So essentially, we are looking at different platforms. Even DNA technology-based vaccine can be very easily scaled up rapidly. So we need to look forward to a better future. And I'm sure by June, we will be flooded in the market with different choices that we could have as government. We could also offer that to private sector to purchase. And I'm sure we will be one of the largest exporters of different vaccines. And even those countries which are to choose, they may have different platforms from which they will be able to choose. So this is truly Atmanirbhar Bharat that we should envisage after June, July. ओके मेरा अगला सवाल भी डॉक्टर गंगा खेड़कर आप ही से है। मैं फिर आपके मदन मोहन जी आपके पास में आऊँगा, लेकिन डॉक्टर गंगा खेड़कर हमने देखा जब पिछले साल प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था देश के तमाम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं कि आप आगे आइए, बढ़िए और वैक्सीन का निर्माण कीजिए। हमने देखा कि बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स आए जिस पे कि काम चला। बावजूद इसके आज के तारीख में हमें सिर्फ 2 वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है। मेरा सवाल स्पेसिफिकली सर ये है कि वैसी कंपनियां जो इसमें लगी हुई हैं और ठीक है उसमें सारे स्टेजेस होते हैं, उनको फिर क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते हैं, फिर उन्हें मंजूरी मिलती है, क्या कुछ ऐसे वो पैरामीटर्स हैं जिन पे कि उन कंपनियों को खरा उतरना पड़ेगा तभी जाके, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन, ऐसे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, नॉर्म्स हैं जिन्हें फुलफिल करने के बाद ही वो जो तमाम जो कंपनियां हैं जो कि इसमें लगी हुई हैं उनको भी आगे सफलता मिल सकती है? डॉक्टर गंगा खेड़कर। मैं इसको थोड़ा अलग नजरिए से बोलूंगा। हमारे 2 Well, I would ask the guests to hold their thoughts there at this point of time. The Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is addressing a live press conference. Let's cut across live. सभी तथ्यों को, परिस्थितियों को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूं, आपसे चर्चा करता रहा हूं। एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांध के रखी, आपको कभी गलत तथ्य नहीं दिए, आपसे कभी झूठ नहीं बोला, जो था आपके सामने रख दिया। अगर स्थिति अच्छी थी तो भी आपको बताया, स्थिति खराब थी तो भी आपको हमने ईमानदारी से बताया, क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना, जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते। जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहद ज़रूरी है। और जब तक जनता को सच नहीं बताया जाएगा, सारे तथ्य जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना असंभव था। इसीलिए हमने हर चीज़ आपके सामने रखी। हमने टेस्ट नहीं कम होने दिए। आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर प्रति 10 लाख की पॉपुलेशन पे देखा जाए तो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं। मैंने देखा कि कई जगहों पे उन्होंने टेस्ट कम कर दिए, टेस्ट कम कर दिए तो केस कम आने लग गए। इस तरह से तथ्यों के साथ कई जगह हेर फेर करने की कोशिश की गई। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेस्ट कम नहीं किए, उल्टे कम करने की वजह हमने दिल्ली में टेस्ट कई गुने बढ़ा दिए। आज लगभग 1 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो रहे हैं। हमने मौत के आंकड़े आपसे नहीं छुपाए, जितनी मौतें होती थी हमने सब आपके सामने रखी, ईमानदारी से रखी। अगर ज़्यादा हो रही थी तो ज़्यादा बताई, कम हो रही थी तो कम बताई। कितने बेड्स हैं, कितने आईसीयू बेड्स हैं, क्या परिस्थितियां हैं, हर चीज़ आपके सामने ईमानदारी के साथ रखी। और इसी वजह से जब भी हमने कड़े निर्णय लिए, हमें आपका पूरा सहयोग मिला, दिल्ली की जनता का पूरा सहयोग मिला। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं, और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। आज दिल्ली में क्या परिस्थिति है? पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 23,500 केस आए हैं। उसके पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस आए थे।
तो पिछले 3-4 दिन से रोज हम देख रहे हैं लगभग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, संक्रमण दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। कल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, उनसे बातचीत चल रही है। परसों रात को एक हादसा होते होते बचा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि परसों रात को 3 बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगभग ख़त्म हो गई। वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इधर उधर हाथ पैर मार के किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दवाइयों की कमी हो रही है, रेमडेसिविर दवाई की खासकर काफ़ी कमी हो रही है। ये सारे तथ्य मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए, ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है, इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको ये परिस्थिति बताई है। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफ़ी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहाँ 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया, उल्टे हमने और ज़्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज़्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों,
लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। नमस्कार। तो इस वक्त की बिल्कुल अनिल बड़ी खबर कि दिल्ली में लॉकडाउन आज रात से लग जाएगा। रात 10 बजे से आज दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा और ये सुबह सोमवार, अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर कि 19 तारीख से आज रात 10 बजे से लेकर 26 अप्रैल यानी कि अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में टोटल लॉकडाउन होगा। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज जुड़े लोग हैं उन्हें छूट मिलेगी। शादियों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, अलग से उन्हें पास दिया जाएगा। और इसके पीछे जो कारण बताएगा वो ये कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवा है, जो ढांचा है, वो अब उस तनाव में तक पहुंच गई है जिसके बाद अब वो ज्यादा पेशेंट को नहीं संभाल सकती है। इसलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच बहुत ही अहम बैठक हुई और उस बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि दिल्ली में 6 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार, अगले सोमवार यानी कि 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन होगा। Well, exactly 3-4 pointers they're clearly being spelled out by the Chief Minister one by one. First, over 23,500 cases being reported in the last 24 hours as compared to the third wave that he mentioned, where Delhi had to face roughly around 8,500 cases this time around. The magnitude of the people falling sick or people becoming a victim to COVID-19 is threefold. And Delhi's health system at this point of time is under immense pressure and cannot take that pressure, especially when it comes to shortages of key drugs and also oxygen supply. The Chief Minister has been frank enough to also accept that the health system has not crumbled, but it is under intense pressure and the government is doing everything possible here to get it back on track. But he's been also
ready to admit the fact that without breaking or without putting a pause to this particular chain, there is no way possible, and as a result of which he is being forced to order a lockdown that's from tonight at 10 p.m. till next Monday morning at 5 a.m. So clearly, the first the first union territory there, or the national capital, clearly coming out in the open and accepting the fact and going in for a complete lockdown for the next 6 days. And we've got our correspondent there standing by to give us the latest on what exactly it could mean, or what could be the the fallout of this particular lockdown that could take place in the national capital. Nandita Daga joining us this afternoon. Nandita, good afternoon. Nandita, clearly a 6-day lockdown being indicated here by the Chief Minister, but the Chief Minister also not going ahead and spelling it out whether it can be extended further, but he's left it open. At this point of time, we believe that's a 6-day lockdown that he's announced in the national capital. Yes, clearly, Anil, he does not want, the Chief Minister does not want to create any panic. That is why he has just as of moment still spelled out a 6-day lockdown. But as you know, this was necessary because in the last 2 days, as we saw, Saturday and Sunday, there was the streets were empty, completely empty, and despite that, the number of cases that were coming were I'm just giving you an approximate figure, about 25,000 cases tested positive on Sunday alone. And in the last 2 days, 50,000 cases of positive tests which were reported positive. So, and the Delhi's positivity rate was almost 30%. It was around 29%, 29.8%. And that is why to break the chain, it was essential. The Chief Minister, yes, he also said, Anil, that the health infrastructure is under a lot of strain. The doctors are overwhelmed. The number of beds, there is a shortage of the number of beds in the hospital. Today there is a COVID, can you hear me? Yes, go on, please. Today there is a today there is a new hospital, the DRDO hospital of about 1,000 beds that has opened again. It was wound up in February considering that the cases had come down, but now due to this new waves of cases that has overwhelmed the capital, this 1,000-bed hospital has become operational again from today. Also, the government has set up 2 control rooms for the regulation of drugs in the national capital. Also, a team of 2 officers is monitoring the supply of oxygen, as the quantity of oxygen which has been distributed to cylinders by various agencies, and also the drug remdesivir. There are 2 control rooms for that also, which is a drug which is being thought to be critical, although there is no scientific data which proves that remdesivir cures, but in many cases it has proved to be a lifesaver because it does lead to mitigation in the symptoms at least. And that is why these are the measures that the Chief Minister spoke about. When you say that he did not extend it, well, maybe he does not want to create panic at the moment, and only after 1 week, if there is a drop in the number of cases, can that decision be taken. ओके हमारे साथ रवि धीमान भी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा अरविंद केजरीवाल ने कि देखिए लॉकडाउन जो है वो सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर लगातार जो प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस में है, लगातार 23,500 मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, इसलिए भी कि और ज्यादा हम उस क्रिटिकल स्टेज में ना पहुंच जाए दिल्ली का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए भी हमने इस लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बिल्कुल ठीक असीम, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और जो खास तौर पर जैसा नंदिता ने बताया पॉजिटिविटी रेट है, यानी हर 3 में से 1 व्यक्ति, हर 3 व्यक्ति जिनका टेस्ट किया जा रहा है उनमें से 1 पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये काफी अलार्मिंग फिगर है किसी भी राज्य सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए। ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आंकड़े इतने ज्यादा बढ़ सकते हैं कि उसको संभालने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर का है वो चरमरा सकता है, और इसी के मद्देनजर ये फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। वीकेंड लॉकडाउन के समय भी दिल्ली सरकार को जो फीडबैक मिली और जो विशेषज्ञों की राय है उसके मद्देनजर इतना बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं लॉकडाउन का मतलब
कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा बड़ा बोझ पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। तो तमाम राज्य सरकारें इससे बचती रही हैं दोबारा लॉकडाउन लगाने से, लेकिन अब हालात अगर दिल्ली ने दोबारा कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है, वो भी 1 सप्ताह के लंबे अंतराल के लिए, तो ये मान लेना चाहिए कि दिल्ली सरकार को इस बात की फीडबैक है कि बहुत ज्यादा हालात बेकाबू हो सकते हैं। जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चरमरा सकता है और इसको जो साइकिल है इसको रोकने के लिए, इसको कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाना बेहद जरूरी था और शायद इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके चलते शायद दिल्ली सरकार को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस बात की तस्दीक दी गई है, उनको इस बात की उम्मीद है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन थोड़ा रुकेगा और जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और कई राज्यों से ज्यादा है दिल्ली में जो पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बोझ पड़ रहा है, उसको शायद ये रोकने में कामयाब, या उसको फिलहाल उसकी रफ्तार को थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए रोकने में कामयाब ऐसा कदम होगा और इसके मद्देनजर ये फैसला दिल्ली सरकार। Also, Nandita, when it comes to the Chief Minister clearly asking, the migrant laborers especially, he's asking people not to move out, but, stay very much within the boundaries of Delhi, and, he will do everything possible to take care of them. Clearly, this particular problem, though, it seems like a 6-day lockdown, but the magnitude of this particular problem and this lockdown seems to be much bigger. Yes, Anil, as we saw last year when the whole of India was under a complete lockdown from April 22nd to May 18th. That compared in all the other countries of the world, it was said that India is under the strictest lockdown in the world last year. And what we saw was a mass exodus of thousands of migrants to UP, Bihar, places like these, and there were the train service was also shut down, and therefore they had to walk back. But also, despite that, Anil, we saw last year not just the central government but the city government, the public distribution system, that is the ration shops, come up, and Pradhan Mantri Yojana for these people under the PM Care Fund, he made the wheat, rice and pulses available to them at very, very nominal rates. And forget nominal rates, they were absolutely free, in fact, for up till November last year, till Diwali last year. This was, as the Prime Minister had said in his address. So there was this time the Chief Minister fears that there might be a mass exodus which would, instead of curbing the coronavirus pandemic, would actually lead to a spike in cases, and of course it would be a great burden and would be miserable for these families which are migrating and have come here for the sake of work, etc. And because work has actually ground to a halt because in the past 2 days, and it will again, all the civilian infrastructure, the private companies will be shut, the domestic laborers, etc. will be left without work for 1 week. And for that, he has said that do not panic. There will be food made available at all the public distribution shops, and there will be several camps as we saw last year. So he probably has that in mind, that just like last year there would be food made available, there would be langars and community kitchens for these migrant laborers. ओके लेकिन रवि, जिस तरह से केजरीवाल ने यह भी कहा कि भाई देखिए, हम जो ये टाइम ले रहे हैं 6 दिनों का, इस टाइम में एक तो लॉकडाउन है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इस दौरान इस 6 दिनों में एक बहुत अच्छा हमें बेड्स की अवेलेबिलिटी जो उसको हम बढ़ा सकते हैं, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उससे हम किस तरह से और भी इंश्योर करें कि तमाम हॉस्पिटल्स में आ जाएं, उसको इंश्योर कर सकते हैं, जो मेडिसिन हैं उसकी सप्लाई कैसे तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो ये जो एक 6 दिन का टाइम लिया गया लॉकडाउन के जरिए, सरकार इन 6 दिनों में, जैसा कि केजरीवाल ने कहा, हम इन चीजों को दुरुस्त करने का काम करेंगे, गैस ऑक्सीजन की बात हो, बेड्स की बात हो या फिर मेडिसिन की बात हो। बिल्कुल असीम, देखिए पिछले साल जब कोविड महामारी से दिल्ली निपट रही थी, पूरा देश निपट रहा था, तो कई जगह जो मेकशिफ्ट कोविड केयर सेंटर्स हैं वो खोले गए थे। दिल्ली में भी धौला कुआं में DRDO के ऑडिटोरियम में कोविड केयर सेंटर खोला गया था। राधा स्वामी सत्संग व्यास के
जो कैंपस है उसमें 10,000 बेड का कोविड केयर सेंटर, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर खोला गया था। और जब केसेस कम हुए, जब इनकी जरूरत प्रशासन को लगी कि इनकी जरूरत अब उतनी नहीं है, तब इन तमाम सेंटर्स को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। और अब अचानक जब ये केसेस इतने ज्यादा रफ्तार से बढ़े हैं तो इन सेंटर्स की जरूरत दोबारा आन पड़ी है। इन सेंटर्स पर दोबारा इनको खोलने का काम किया जा रहा है और बहुत जल्द तमाम सेंटर्स खुल जाएंगे और इन तमाम सेंटर्स के खुलने के बाद कम से कम जो बेड की उपलब्धता है उससे जो की कमी है उससे दिल्ली को निजात मिल सकेगी, ऐसा मानना है प्रशासन का। और साथ ही बेड के उपलब्ध होने के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई है, में दिल्ली सरकार कामयाब रहेगी अगले 6 दिनों में। Okay, Ravi, also looking at the fact that there is the Chief Minister has indicated there is an SOS when it comes to beds, when it comes to medicine, when it comes to oxygen. Do you somewhere feel with this particular 6-day lockdown that's been announced that the situation looks very much serious and worrisome? Situation is very serious, Anil, and situation is very worrisome because given the numbers that are coming out and given the positivity rate, the positivity rate of 30% is alarming. It's something of a sort that every 10% that go undergo a test, 3 or more than 3 turn out to be positive. That also indicates that it is the infection is spreading very fast and it's spreading to all. It's spreading in all the directions, and that is a worrisome figure for any government. No government can tackle 1 in 3 person being sick. No health infrastructure can tackle this sort of numbers. And now, earlier it was important for Delhi government and all the state governments to take care of the economy also, because we saw the exodus last year when complete lockdown was in place. Now, emphasis was also given on the economy and its preparedness, but now the immediate matter of concern is to stop the transmission, stop the chain, and that's why this harsh decision has been taken by Delhi government, and they have done all the pros and cons and consulted the experts and then taken the decision to impose such a harsh measure. The only thing that goes behind it is that they believe that the chain will be broken and they'll get some time, some respite from the surging cases to prepare for even more cases in future, because I'm sure the experts have told the Delhi government that the rising cases cannot be stemmed at this fact. You can only break the chain of transmission, and after the chain is broken, then you can take care of everything else. The first priority is to break the chain, and for that, this measure, I think, has been implemented by Delhi government. ओके, हमारे साथ गिरीश निशाना भी इस वक्त जुड़ गए। गिरीश, हमने देखा पहले तो नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड कर्फ्यू, और अब जबकि ये कहा जा रहा है कि अब लॉकडाउन होगा 6 दिनों के लिए। हमने पिछले साल भी देखा था कि लॉकडाउन पूरे देश में लग गया था। कोई नया एक्सपीरियंस नहीं है दिल्ली वासियों के लिए, लेकिन मेरा ये सवाल है कि अब जबकि आज रात 10 बजे से इसकी शुरुआत की गई है, जो ज़रूरी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि लोग उसको रख पाएंगे अपने घरों में, और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताऊंगा कि पहले रात्रि कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू के बाद फिर 2 दिनों के लिए वीकेंड का कर्फ्यू लगाया गया। शनिवार को सोमवार सुबह 8 सुबह 5 बजे कर्फ्यू लगाया गया था। लेकिन अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लगातार लॉकडाउन जारी रहेगा। जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। हालांकि अब क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अंदर देखा जाए तो लगातार कोरोना की संख्या जो है लगातार बढ़ रही थी। अगर ये कहा जाए कि हर चौथा व्यक्ति जो भी टेस्ट कराने जा रहा है वो पॉजिटिव निकल रहा था, तो बहुत ही चिंता की ये विषय बनता जा रहा था। यानी कि 1 लाख अगर टेस्ट हो रहे थे तो उसमें से 25,000, कल की अगर बात की जाए तो 25,462 लोग पॉजिटिव आए। तो एक बहुत बड़ी चिंता का ये दिल्ली के अंदर विषय बन गया था कि लगातार किस तरह से दिल्ली के अंदर कोरोना के नए मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में आज दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, डीडीएमए की मीटिंग की गई, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। उसमें साफ किया गया कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो जो दिल्ली के अंदर मजदूर हैं उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो किस तरह से खाएगा, किस तरह से रहेगा। तो हालांकि आज जो दिल्ली के
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि जो भी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो दिल्ली में बने रहें, क्योंकि अभी फिलहाल ये सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही थी, उनको देखते हुए फिलहाल ये निर्णय लिया गया है। कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है कि सोमवार सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जो भी जरूरत की सामान की चीजें हैं, जो भी दुकानें हैं वो खुलेंगी, जैसे फल सब्जी, दूध वगैरह की जो दुकानें हैं वो इसी तरह से खुली रहेंगी। हालांकि उन सब के लिए जो है ई पास की व्यवस्था होगी, सबको लोगों को ई पास जारी किया जाएगा, लेकिन उसके लिए लोगों को अप्लाई भी करना पड़ेगा ई पास के लिए। असीम नहीं, लेकिन गिरीश, मेरा सवाल यह भी है कि जिस तरह से पिछले अनुभवों को देखते हुए वैसे लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनसे ये अपील की गई कि वो दिल्ली छोड़ के ना जाए, वो यहीं पर रहे। मेरा सवाल ये है कि उनके लिए प्रशासन की तरफ से इन दिनों में क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे ताकि वो किस सिक्योरिटी पे वो यहाँ रहें, वो दिल्ली छोड़कर ना जाए? देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने ये कोई क्लियर नहीं करा कि उनके लिए किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा है। क्योंकि जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज खाते हैं, रोज खाते हैं, रोज मजदूरी करते हैं, उनके सामने झाड़ी नहीं मिल पाई, तो वो किस तरह से अपना खर्चा चला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है दिल्ली की सरकार के सामने। क्योंकि अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बात को क्लियर नहीं किया है कि उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। अगर पीछे की बात की जाए, जब केंद्र ने लॉकडाउन लगाया तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे कोई भी लोगों से अपील की थी पीएम मोदी ने कि जो भी इस तरह के मजदूर हैं उनके लिए लोग सामने आए। लेकिन अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस तरह से कोई भी कदम उठाया नहीं है जिससे दिहाड़ी मजदूर को सांत्वना मिल सके। वो किस तरह में रह पाएगा, किस तरह से खा पाएगा, किस तरह से अपनी दिहाड़ी ले पाएगा, इसके सामने उनके सामने कहीं ना कहीं एक संकट खड़ा होता नजर आ रहा है फिलहाल। और एक और सवाल गिरीश, ये कि मेट्रो सर्विसेज को लेकर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? क्योंकि बहुत से लोग, लाखों लोग मेट्रो से आया जाया करते हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है? और दूसरा सवाल ये भी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं प्लेन के जरिए, एयरपोर्ट के जरिए, अगर वो एंटर करना चाह रहे हैं बसों के जरिए, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी मेट्रो ने कोई भी अपनी एडवाइजरी जारी नहीं की है। हालांकि जो पहले रात्रि में जब कर्फ्यू लगाया गया था उस दौरान पे साफ किया गया था वो लोग ही इसमें यात्रा कर सकते हैं जिनके पास ई पास है, यानी जो वही लोग इसमें यात्रा कर पा रहे थे। अभी हालांकि दिल्ली मेट्रो ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन जिस तरह से इस तरह का माहौल बनेगा तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी लोगों के सामने, किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे। हालांकि ई पास के जरिए इस तरह से आया जाया जा सकता है, लेकिन अभी ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि लोग किस तरह से जो एसेंशियल हैं वो कार्य करेंगे। We've also got our correspondent Ravi Dhiman waiting by. Ravi, looking at lockdown and the hardships that every one of us faced, especially in the first phase. This time around, do you feel, at least when you look at the Delhi government, they look much better prepared to handle it, or would you see it going from bad to worse? Anil, lockdown in any form is not a welcome step, as far as Girish, colleague Girish told. That lockdown is not a welcome step for the daily laborers, the daily wages, who earn daily wages by doing odd works at construction sites or in any other place. For them, the lockdown means loss of livelihood. Last year, when COVID-induced lockdown was in the capital, there were many self-help groups and organizations like the Gurudwaras and Radha Swami Satsang Vyas and many others. Okay. The ISKCON Food for All, they were providing food packets prepared in their kitchen to the Delhi government to be distributed to these people who have lost out on their livelihood. But food packets, and the same will be done this time around also if the need arises. But the food packet alone won't make them feel economically secure and safe. They will stem the exodus to a certain extent. But yes, the hardships will be there. It's a sad reality. It's a sad outcome of lockdown. Okay. But that is there to stay. Okay, Ravina, also put this into perspective. Delhi is surrounded almost on three parts, especially from Gurgaon, Faridabad, Noida. All these places where people keep coming into Delhi. How does there is no clarity being given on how these people, because there is no lockdown there, so people would be expected to come to work. So how does this
coordination, especially between the states of, Uttar Pradesh and also Haryana come into play with this, with the Delhi government? Anil, I think the curfew has been imposed and it is not a strict lockdown as we saw last year. Anyone with a valid reason to travel, I think there will be instructions to the security forces and the police officials to allow them to travel. Anybody who's having a valid reason, like the government has already said that all the private offices and the staff of the private offices will work from home. So there will be very few people who will require to travel, absolutely essential for them to travel. And for them to travel, they must be carrying a valid reason. And I think the police and the officials will view all such cases compassionately and decide on the spot what is to be done about these cases. Okay, we'll leave it there. Thank you and appreciate yours joining us, Nandita Dagar, Ravi Dhiman, and also we had Girish Nishana giving us an update on exactly what's happening there after the Chief Minister made those announcement of a 6-day lockdown in the national capital that begins at 10 p.m. tonight and will continue. That's from 19th of April 2021, 10 p.m. tonight. The lockdown comes into play for 6 days and the lockdown will now be lifted on 26th of April at 5 a.m. in the morning. Essential services will be up and operational, but rest of the things suddenly come to a total halt in the national capital. ओके, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो ये कि देश में कोविड की गंभीर स्थिति को देखते हुए कैबिनेट सचिव ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। आज दोपहर में होने वाली इस बैठक में देश में मेडिकल ऑक्सीजन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली के मुख्य सचिव शामिल होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। सुधाकर, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इन राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हुई है, हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि केंद्र सरकार ने कुछ अहम फैसले भी लिए हैं। क्या कुछ इस बैठक का मकसद, क्या कुछ एजेंडा? जी बिल्कुल असीम, कमी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि लगातार इन राज्यों में मांग बढ़ रही है। ये हाई बर्डन स्टेट्स हैं, क्योंकि केसेस की संख्या बढ़ रही है तो एक तरह से ऑक्सीजन की डिमांड लगातार ज्यादा हो रही है। तो उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित तरीके से हो सके, एक तरह से सीमलेस आवाजाही जो ऑक्सीजन टैंकर्स है या ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहन है उनकी हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की आवाजाही हो सके, इसके लिए एक तरह से ये बैठक बुलाई गई। आपको याद होगा असीम, प्रधानमंत्री ने भी अभी 2-3 दिन पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर कुछ स्तरीय बैठक बुलाई थी, सिर्फ ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर। और अगले 30 अप्रैल तक विभिन्न राज्यों में, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ने के हिसाब से जो अनुमानित मांग है उसको लेकर अपनी तरफ से अहम निर्देश दिए थे तमाम मंत्रालयों को। और उसके बाद हमने देखा कि लगातार कई कदम उठाए गए, चाहे वो इंडस्ट्री को ऑक्सीजन, फिलहाल जो कुछ जरूरी इंडस्ट्री जिसमें फार्मा जैसी इंडस्ट्री है उनको छोड़कर बाकी इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगाई गई है, तो वो उपलब्ध कराया जा रहा है राज्यों को। तो उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में बदलने की और उसको फिर राज्यों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। रेलवे की तरफ से स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया जा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि अलग अलग राज्यों में प्लांट है, अलग राज्यों से किसी और राज्य में ये पहुंचना है, तो एक आवाजाही सुनिश्चित तरीके से हो सके, राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके, ये जो पूरा ट्रैफिक है उसका सही तरीके से मूवमेंट हो सके और तमाम चीजों को, क्योंकि अगर राज्यों में भी है तो किस जिले में कितना स्टॉक है, कितनी जरूरत है, उन तमाम चीजों का ध्यान हो सके। तो इस लिहाज से ये 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका आपने नाम लिया, ये हाई बर्डन स्टेट है। यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनकी ये बैठक है। 3 बजे ये बैठक होगी। निश्चित तौर पर काफी अहम बैठक है। और अभी इस वक्त लड़ाई में अतिरिक्त बेड्स के अलावा ऑक्सीजन, एक ये जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सही समय पर ऑक्सीजन मिले तो कई लोग गंभीर स्थिति में जाने से बच सकते हैं। तो उस लिहाज से ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है। एक तरह से कह सकते हैं कि उच्च स्तर से पीएम मोदी के निर्देश पर लगातार एक के बाद एक हमने देखा कि कई कदम उठाए गए। तो उसी कड़ी में एक और अहम बैठक आज ये बुलाई है कैबिनेट सेक्रेटरी। Sudhakar, looking at the way Railways has always played a big role, especially in this fight, in this COVID battle, do you feel this time around
the supply of oxygen. That's one of the, the scale is pretty big. And, the opportunity here is there to, serve each and every state that's been affected, especially those 12 states that have been demanding time and again. But this time across, doing that crisscross, getting it to every state, the task is pretty grand and the scale is pretty huge. बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपने ठीक कहा, और इसीलिए एक बहुत बेहतर समन्वय की जरूरत है, और इसलिए एक पूरी मैपिंग की गई है कि किस स्थान पर ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ है, वहां से किस तरह की गाड़ियों में, किस टैंकर में या रेलवे की मदद से वो ऑक्सीजन लेकर जाया जाएगा, तो उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, उसको किन किन और जगहों पर जाना है ऑक्सीजन को। तो एक पूरा एक तरह से बेहतर मैपिंग की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने की जरूरत है। रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मूवमेंट के लिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि सही समय पर सही जगह ऑक्सीजन पहुंचे। सिर्फ उत्पादन होना काफी नहीं, उत्पादन होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में जहां ये जरूरत है, उस राज्य तक, उस राज्य के अलग अलग जिलों तक जहां ज्यादा डिमांड है, वहां तक ये चीजें पहुंचे। तो एक सीमलेस मूवमेंट के लिए एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए राज्य केंद्र के बीच, राज्यों में, जिलों के भीतर। तो ये तमाम चीजों के लिए एक तरह से इस बैठक को बुलाना, एक सुपरवाइज करना, निगरानी करना, निर्देश देना, वो बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है ये काफी अहम बैठक है। निश्चित तौर पर उपलब्धता बनाए रखने के लिए, चाहे ऑक्सीजन प्लांट, हमने देखा कि पीएसए प्लांट जो कई स्थापित किए जा चुके हैं, इस महीने के अंत तक कई नए प्लांट जो पीएम केयर्स फंड की तरफ से बनाया जा रहा है वो निर्मित हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी डाइवर्ट किया गया है, तो क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता अब सुनिश्चित हो गई है पूरी तरह से, लेकिन उसका सीमलेस मूवमेंट भी जरूरी है, तेजी से वो डिमांड वाले जगहों तक पहुंचे, वो भी जरूरी है। तो इस लिहाज से ये बैठक काफी अहम है, और निश्चित तौर पर सारे चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, सीनियर ऑफिशियल रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स वगैरह को भी राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व करेगी, ताकि इस सीमलेस मूवमेंट को कहीं कोई रुकावट, आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई रोक टोक ना हो, तो वो सुनिश्चित किया जा सकेगा। उसके जरिए इस डिमांड सप्लाई का अगर कहीं कोई गैप है तो उसको पूरा किया जा सकेगा। और सुधाकर, चूंकि आपने कहा कि डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है राज्यों में, जब तक कि न्यू यूनिट से प्रोडक्शन हो और उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए उन स्टेट्स तक पहुंचाया जाए, तब तक क्या सरकार इस बात पर ही विचार कर सकती है कि विदेशों से, बाहर से हम इस गैस को इंपोर्ट करें और जो जरूरत है जिन राज्यों में वहां तक पहुंचाएं, जब तक कि हमारे यहां से डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस डिमांड को फुलफिल ना कर दे? देखिए, अभी जो देश के भीतर जो जरूरत है, या जरूरत के अलावा भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऑक्सीजन का पर्याप्त एक तरह से भंडार है, और उस भंडार को, और शायद यही वजह है उसके अलावा भी अतिरिक्त स्टॉक रहे देश में, उसकी वजह से जो इंडस्ट्री सप्लाई उसको बंद किया गया, और सिर्फ जरूरी इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन सप्लाई को रखा गया, और उसको भी डाइवर्ट किया गया है मेडिकल ऑक्सीजन की तरफ। तो देश में पर्याप्त उपलब्धता है, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए, क्योंकि जरूरत सिर्फ बड़े महानगरों तक ही सीमित नहीं है, छोटे शहरों में भी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, दूर दराज के कोनों में भी हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में जरूरत है तो महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में भी जरूरत है। तो वो तमाम जगहों पर जहां जहां जरूरत है पहुंचे। पहले जो स्थिति थी, अचानक इस तरह की डिमांड नहीं आई थी, उस तरह का सप्लाई चेन या सप्लाई मूवमेंट नहीं था, तो उस मूवमेंट को एक तरह से फास्टन करने की जरूरत है, एक तरह से उस पर रियल टाइम मॉनिटरिंग उसकी करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए, फास्टर मूवमेंट के लिए और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये जरूरी है इस बैठक का करना। लेकिन निश्चित तौर पर देश में जो उपलब्ध है उसके अलावा भी केंद्र ने अनुमति दी है कि ऑक्सीजन इंपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही है, ताकि अतिरिक्त तौर पर भी देश के पास वो संसाधन मौजूद रहे। तो मुझे लगता है जरूर इस बैठक से ये फायदा होगा। और ऑक्सीजन की अगर कहीं कोई दिक्कत है तो राज्यों को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा कि अगर हमारे इस जिले में, जो हमारी राजधानी से 300 किलोमीटर दूर है, यहाँ ऑक्सीजन अगले 3 दिनों बाद जरूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पहले से स्टॉक पहुंचा दिया जाए। इस तरह के इंतजाम करने के लिए ये बैठक काफी जरूरी मुझे लग रहा है। Okay, thank you and appreciate you joining us, Sudhakar, with those updates. Let me read out few things that have been announced there by the Delhi government when it comes to clearances that have been given. First of all private medical personnel such as doctors, nurses, all those people who are paramedics,
can travel into the national capital region on showing a valid ID cards. Also, pregnant women and patients getting medical health services along with attendees. Production of a valid ID card is enough for you to travel inside Delhi, or medical papers. Persons who are going for COVID testing or vaccination, production of a valid ID card is enough. Persons coming from airports, railway stations, ISBT allowed to travel on production of valid tickets. Officers, officials working in, diplomats of various countries, as all those holding, important positions, you need to show your iCards and you can travel. Electronic and print media have been kept out of it. They have to show a valid iCard and they can travel into the city. Students allowed to appear in examinations on producing valid admit cards that they have. So clearly things that the Delhi government has spelled out. Also things that can be, that can be left open at this point of time. Shops dealing with food, groceries, fruits, vegetables, banks, insurance offices, ATMs, all can be kept open. Delivery of essential goods like pharmaceuticals, medical equipments through e-commerce being left open. Telecommunications, internet services, broadcasting cable services, IT-enabled services being left open in this particular phase. Petrol pumps, LPG, CNG, petroleum and gas-related storage as well as outlets being kept open. Water supply, power generation, transmission and distribution units and services, along with cold storage and warehousing facilities being left out. Private security service also being left out of this. Manufacturing units of essential commodities, manufacturing units of non-essential commodities having on-site workers, production unit or services which require continuous process being exempted. So clearly the blueprint is being laid out there by the Delhi Chief Minister spoke about it, a detailed order there out in the public domain. It's for each and every one of us to follow. It's a 6-day lockdown that's been put in place that begins, as we mentioned time and again, that begins at 10 p.m. tonight and continues for the next 6 days. That's till next Monday morning at 5 a.m. What's the reason for that? The health infrastructure that's under immense pressure in the national capital, and the Chief Minister being forced to take this step after a meeting with the Lieutenant Governor of the Union Territory. तो बॉटम लाइन यही कि देखिए अब कोरोना का मामला क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ा। हम और आप इस सिचुएशन से ना गुजरें, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का आप प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क पहनिए और रेगुलर इंटरवल पे अपने हाथों को धोते रहिए, तभी आप इस गंभीर बीमारी से बचकर रह सकते हैं। Well, exactly. Follow it simple. Keep it straight and simple. SMS. Sanitize yourself. M stands for masking yourself and S stands for social distancing. Follow these 3 rules. Also, if you are 45 and above, please get yourself registered for vaccination. Remember, the fight against COVID-19 continues as we not only care for ourselves but also our loved ones. But I think that the battle now is to care for the broader humanity at large, which is important, especially now that this particular battle is entering into its 2nd wave. नमस्कार।